नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, अपने शहरों में अपने कामकाज की जगहों पे कामकाज करते हैं और फिर शाम को अपने घरौंदों में वापस लौट आते हैं। इस देश में त्योहार मनाते हैं, तीज मनाते हैं, हर तरह का उल्लास मनाते हैं और इस समय हम सब अपने लोकतंत्र का महापर्व चुनाव मना रहे हैं। मैंने मना रहे हैं, चुनाव चला रहा है, चुनाव चल रहा है ये नहीं कहा। लेकिन हम सबके मन में एक भाव हमेशा रहता है कि यह सब हम कर पाते हैं हमारे देश की उस उन तमाम वीर सैनिकों की वजह से जिन्होंने हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रखा है। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो एक नया दौर दिखा रहा है भारतीय सेना, भारतीय डिफेंस स्ट्रेटजी या सुरक्षा नीति कह लीजिए, चाहे हमारे पड़ोसियों से हों, चाहे इंटरनेशनली हों, दूर देशों से हैं जहां हमारी सीमा सीधे इन्वॉल्व नहीं है, हमारी सेना सीधे इन्वॉल्व। प्रारब्ध के इस मंच का आज गौरव है कि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब हैं। सबसे पहले आइए सर का स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और प्रारब्ध को आशीर्वाद देने के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। धन्यवाद अविनाश जी। और मैं इट्स अ प्लेजर फॉर मी, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी आपका डिस्कशन है आज उसको अच्छी तरीके से अपने व्यूअर्स को बता सके। सर, दर्शकों, भारत के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से विशिष्ट विशिष्ट सेवा मेडल और वर्तमान में वाइस चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग। सर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेक इन इंडिया के भी पार्ट रहे हैं, आप G20 के इस सफल आयोजन के भी पार्ट रहे हैं और अपनी 37 साल की भारतीय सेना की सेवा में आपने जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत के देश के और देश के बाहर तमाम ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर काम किया है। इसके साथ अगर किताबों की बात करूं तो सर की एक जो बहुत महत्वपूर्ण किताब, कई किताबें सर ने लिखी है। ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ अमेजन पर बिकने वाली सबसे ज्यादा संख्या में बिकने वाली किताब है, नंबर 1 पे किताब है। इसके साथ सर की जो एक्सपर्टाइल है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्निकल विंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, ये इन आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक्सपर्टाइल है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स पे क्या-क्या बदलाव हुआ है और सीमाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं। सर, 10 साल 2014 से लेके आज जब हम बात कर रहे हैं, हम इतने अमन चैन सुख के साथ रह रहे हैं। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां व्यक्ति नहीं जा पाता था। आज बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके सब कुछ है। सर, ये कैसे संभव हुआ है और क्या बदला है सरकार में या क्या बदला है भारतीय सेना में पिछले 10 सालों में? विराट जी, डिफेंस को अगर आप एक सेक्टर लेके चले और आप देखें कि डिफेंस में क्या बदलाव हुआ है, तो एक वाटरशेड में जिसको बोलता हूँ, जिसको अंग्रेजी में वाटरशेड बोलते हैं डिफेंस में, वो कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ 1999 में। बेसिकली कारगिल कमेटी रिपोर्ट आपकी सामने आई और सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट भी आपके सामने आई और काफी एरियाज में जहां पे फौज में कमजोरियां थी वो हाईलाइट की गई। देखिए, कोई भी फौज, कोई भी देश की, उसमें ताकत भी होती है, कमजोरी भी होती है। और कोई भी एक अच्छा देश और एक पॉलिटिकली स्ट्रांग देश उस ताकत को भी समझता है और कमजोरियों को भी समझता है और कोशिश करता है कि कमजोरियों को जल्दी से जल्दी ताकत में तब्दील किया जाए। और इसीलिए आप जानते हैं कि भारत एक विकसित देश है
कोशिश कर रहा है अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप जानते हैं कि आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चौथे पायदान में हम जल्दी पहुंच जाएं। तो जितनी इकोनॉमी एक देश की मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, आप उतना ही बजट फौज को दे पाएंगे और फौज की कमजोरियों को दूर कर पाएंगे। अब पिछले 10 साल में क्या-क्या मेजर चीजें हुई हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफेंस रिफॉर्म्स। तो कोई भी चीज को अगर आपने मजबूत करना है तो आपको अपने सिस्टम्स को बेहतर करना पड़ेगा, अपने प्रोक्योरमेंट के तरीकों को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना पड़ेगा, और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तवज्जो देना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीजों को अपने मद्देनजर रखें तो हमको एक सरल तरीके से समझ आ पाएगा कि हम अपनी मिलिट्री को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 49% पे थी, उसको गवर्नमेंट ने 74% पे लिया है। और डायरेक्ट रूट, इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम डील करेंगे तो उसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन थी गवर्नमेंट की, जिससे एक नींव, एक फौज की मॉडर्नाइजेशन की नींव को हमने रखा। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि हमने अपने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है हमारे फौज में, 2020 में हमने एक नया प्रोसीजर निकाला जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री को फौज के साथ जोड़ा। ये प्राइवेट इंडस्ट्री फौज के साथ पहले भी जुड़ी थी। मैंने ये एक आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 20,000 के बाद ही ये हुआ, बट 20,000 के बाद जो फोकस प्राइवेट इंडस्ट्री को हमने नहीं दिया था, हम उस फोकस की तरफ और आगे बढ़े। दूसरा, हम जो फॉरेन प्लेयर्स थे जिनके पास टेक्नोलॉजी थी और जो हम जिनसे इंपोर्ट करते थे, आप जानते हैं कि आज भारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का। पूरे वर्ल्ड का 11% इंपोर्ट भारत करता है, और आप समझ सकते हैं कि हमको इसमें बदलाव लाना था। तो इसीलिए एक डिफेंस मिनिस्टर ने एक नेगेटिव लिस्ट निकाली। इस नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि कुछ आइटम हमने इस लिस्ट में डाले जो हम भारत देश के अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर करेगा, और हम इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक 411 के करीब आइटम्स हैं जिनको हमने, मेजर आइटम्स हैं ये, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि हम इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और इसका हमने नाम दिया IDDM। ये IDDM एक चैप्टर है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में, जिसका मतलब है इंडिजिनियस डेवलप्ड एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। तो हमने ग्लोबल इंपोर्ट्स को छोड़ के हमने IDDM पे किया, और हमने उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50% आइटम्स जो भी IDDM में सिलेक्ट होंगे वो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, और 50% आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन हम 100% इंपोर्ट नहीं बंद कर सकते। हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। तो हमने इसको 50-50 पे लेके रखा। तीसरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जितने भी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं आज की डेट में, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर थी। तो गवर्नमेंट ने
1 अक्टूबर 2021 में डिसीजन लिया कि हम इसको कॉर्पोरेटाइज करेंगे। हम इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को हमने 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है कि अब ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर काम नहीं करेंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हमने अबॉलिश कर दिया और ये 7 को हमने डिफेंस पीएसयूज बना दिए। तो जी, इससे क्या हुआ कि हमने एक कॉर्पोरेटाइजेशन का, इसका मतलब है कि हमने एक प्राइवेट टाइप का प्रोसेस और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ हमने इन फैक्ट्रीज को रीऑर्गेनाइज किया। और आप जानते हैं सर। कि 80% इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन आर्म फोर्सेस की, वो हमको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलती है। 20% ही हम बाहर जाते थे। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि हम इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एक ऐसे स्तर पे लेके आए कि हम एक एक्सपोर्ट भी कर सके। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि 2021 से पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जाता था, वो था 2.5%। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो 25% हो गया है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो 75% एक्सपोर्ट करती है। इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से 3 गुना आगे चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि हम अपने पब्लिक सेक्टर को कैसे मजबूत करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप इस गवर्नमेंट ने लिया वो हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस कॉरिडोर। आप जानते हाँ, हैं कि उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर आया और उससे पहले तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर आया। इसका मतलब ये है कि हमने एक डिफेंस इकोसिस्टम बनाया हमारे देश में कि जिसमें हम बाहर से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो हथियार मैन्युफैक्चर करती हैं, हमने उनको जगह दी, अपने देश में अपनी जमीन दी और हमने अपने लोग दिए उनको मदद करने के लिए। पूरा लेबर और जितना भी मैन पावर है हमने उनको दिया, बिकॉज भारत एक ऐसी मार्केट है या ऐसा देश है जिसमें मैन पावर की कोई कमी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि हमने और जॉब्स जनरेट की। और जी, आप जानते हैं कि AK-203 राइफल अभी जो रशिया की राइफल है और वर्ल्ड की टॉप 3 राइफल्स में गिनी जाती है, असॉल्ट राइफल है ये। और इसका मैन्युफैक्चर हमने शुरू कर दिया 2019 में। और आज अभी मेरी इसको एमडी से बात हो रही थी, जो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है ये। तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि दिसंबर के महीने तक हमने फौज को 27,000 राइफल्स ऑलरेडी AK-203 की सप्लाई कर दी है और 8,000 और 10 दिन में उनको सप्लाई करने वाले हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 2 लाख राइफल की और ये प्लांट की कैपेसिटी है 7.5 लैक्स राइफल जी, मैन्युफैक्चर करने की अगले 3 साल में। तो अगर हम इसको मान के चलेंगे तो हम अपने एक हमारा इन्फेंट्री का जो सोल्जर होता है उसका आभूषण होता है उसकी राइफल। वो उसके हमेशा उसके साथ रहती है। और हम एक फौज में एक मोटो है हमारा, एक गोली एक दुश्मन। तो वो राइफल ऐसी होनी चाहिए कि एक गोली से ही आप अपने प्रतिद्वंदी को वहीं पे खत्म कर सके। तो अभी ये AK-203 जब राइफल आएगी, ये टेररिस्ट का भी मुकाबला कर सकती है, बिकॉज जितने भी आज टेररिस्ट है उनके पास भी AK टाइप की राइफल्स हैं। और अभी जो जी, राइफल हमारे पास है वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दूसरा, अगर हम इन डिफेंस रिफॉर्म्स में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम लद्दाख बॉर्डर पे चलते हैं। वहां पे सर। जब 2020 में चीन की फौजें आ गई थी तो उस टाइम पे हमको ऐसा लगा कि
हमारी ये फौज में कुछ इक्विपमेंट जो हमको माउंटेन्स के लिए चाहिए था, वो शायद हमारे पास नहीं था। तो उसमें लाइट होवाइज़र एक आइटम है, जो हमारे पास नहीं था, जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। कुछ हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे, चिनूक जैसे और अपैची जैसे, जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिए। फिर हमारे पास ऐसा कोई आधुनिक सेंसर इक्विपमेंट नहीं था, जिससे हम अपनी इंटेलिजेंस गैदर कर सके, रिकॉनेसेंस कर सके, सर्विलेंस कर सके। आईएसआर बोलते हैं इसको फौज में। तो हमने सर। इस टाइप की इक्विपमेंट हमने इजराइल से भी खरीदी और हमने यूनाइटेड स्टेट से भी खरीदी। रशिया से हमने S-400, आपको याद होगा, जी। एक एंटी मिसाइल डिफेंस डिफेंस सिस्टम है, जो सिस्टम, जी चाइना सर। के पास भी है। तो हमने रशिया से इस इक्विपमेंट को लिया और हमने अपने बॉर्डर पे तैनात कर दी। फिर आप जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट हमने 36 लिए और हमने उसको भी एक ऐसे बागडोगरा के हमने बेस में अपने राफेल को रखा है कि वो शॉर्ट नोटिस पे दुश्मन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मुकाबला कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म हुआ है हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जानते हैं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने 3,500 करोड़ इसका बजट दिया था। फिर जी। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 5,000 किया। फिर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ किए। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे बॉर्डर्स में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम इसको बोलते हैं, हमने इसको हासिल किया है। और इसमें हमारी और हमने टनल्स बनाई है। आपने देखा अटल टनल बनी है, सेला टनल बनी है और एक टनल और इसको बन रही है, जो आपकी लेह लद्दाख से आपको कनेक्ट करेगी आपके पीछे के एरियाज को। तो उससे क्या होगा कि आज हम इसको लद्दाख के एरिया में, माउंटेन्स के एरिया में, जिसकी ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट से ऊपर है, हम वहां पे 6 महीने के लिए ही विंटर स्टॉकिंग करते थे। इसका मतलब है कि 6 महीने वहां पे रोड्स बंद रहती थी। तो हमको जी। अपना जो भी सामान है, हमको 6 महीने में हमने अपने ट्रुप्स के लिए ये मई में शुरू होती थी विंटर स्टॉकिंग और सितंबर अक्टूबर में खत्म होती थी। और अक्टूबर के बाद हम वहां पे हमारी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हो सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ी अभी उपलब्धि है कि अभी और 1 या 1.5 साल में आप देखेंगे, ये एक 24/7 हो जाएगी मूवमेंट लॉजिस्टिक्स की। इसका मतलब है कि हम पूरे साल अपनी गाड़ियां अपने फॉरवर्ड एरियाज में, अपने स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख वगैरह एरिया हो गया, लेह का एरिया हो गया, आपका जो आपके हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो गए, अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर आप देखें और आप जी। टेंगा वैली की तरफ देखें, तो ये सारी जो जितने भी एरियाज थे जहां पे हम पहुंच नहीं पा रहे थे, हमने अपनी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं सैल्यूट देता हूं आपके चैनल के थ्रू कि इतने छोटे वक्त में, इतने कम वक्त में बॉर्डर रोड्स ने बहुत बड़ा काम किया है। और एक बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टार्टअप्स है, अब ये इतने यंग लोग हैं। आज 800 स्टार्टअप्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री में और इनको हमने पिछले साल टारगेट दिया था कि आप हमको 4,000 करोड़ वर्थ के ऑर्डर्स पे आप हमको ड्रोन्स बना के दें। अविनाश जी, आपको मैं एक अच्छी इसको न्यूज देता हूं कि ये स्टार्टअप्स ने 8,400 करोड़ का वर्थ जो आइटम्स इंडियन आर्मी को सप्लाई किए हैं। और आज हजारों की तादाद में ड्रोन्स डिप्लॉयड हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। आपने यूक्रेन की लड़ाई में देखा, आपने इसराइल और गजा में लड़ाई जो हो रही है उसमें देखा, तो आपने देखा कि आने वाला जो वॉरफेयर है वो पुरानी लड़ाई की तरह नहीं लड़ा जाएगा। तो उसमें एक $500 का ड्रोन एक $50,000 के टैंक को नष्ट कर सकता है। तो इतनी क्षमता है, इतनी लो कॉस्ट ऑप्शन है ये फौज के लिए। और अभी हम सर। बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज में वर्क कर रहे हैं, जो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ।
वो है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। हम्म। आज पूरे वर्ल्ड में 4 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। और ईरान भी बोला जाता है कि उसके पास कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स अवेलेबल हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं है। तो अगर हम इन 5 कंट्रीज को भी लेके चले, भारत अभी ज्यादा पीछे नहीं है। चंद्रयान 3 ऑलरेडी हमारा पहुंच चुका है, तो हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल वर्ल्ड में नंबर 1 है आज। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे पास अग्नि 5 है, और हमारे पास आकाश मिसाइल्स जैसी हैं, और हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, हमारे पास नाग मिसाइल्स है। तो हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं। अब हमको ये जितनी भी हमारे पास, ब्रह्मोस का तो नाम मैंने लिया नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मिसाइल है, जो आप लैंड से भी उसको फायर कर सकते हैं, सी से भी फायर कर सकते हैं, और आप उसको हवाई जहाज से भी फायर कर सकते हैं, जो हमारे सर। सुखोई एयरक्राफ्ट है उनमें लगती है ये। तो आप देख सकते हैं कि हमने काफी इसमें मेहनत करी है, और हम अपने बिल्कुल। देश के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हम उन पे गर्व रखते हैं कि उनने किया है। और अभी कल ही मुझे इनवाइट किया था, एक डीआरडीओ की एक सेमिनार था, जिसमें मैंने एक अपना टॉक दिया था वहां पे। और वो सर, आपको टॉक था, आपको वहां सम्मान भी मिला है अभी कल ही। यस। तो वो मेरा टॉक था कि आने वाली लड़ाई की चुनौतियां क्या होने वाली हैं, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको किस टाइप की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो ये जी। एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसपे हमारी जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है, और उसको मुझे लगता है जल्दी हमको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। और आपने जिस तरीके से मैं खास तौर से बॉर्डर पर रोड बनाने का जो काम जिस स्पीड से इस देश ने, हम सभी ने देखा है सर, जब कोरोना का महामारी इस देश में आई थी, उस समय भी सीमा पर सड़कें बनाने के संगठन ने स्पेशल ट्रेनें झारखंड से, बिहार से और कई सारे हिस्सों से मजदूरों को वहां पहुंचाया गया। ये कमिटमेंट बताता है सर कि कितनी तेजी से और कितनी प्रायोरिटी बेसिस पर ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आपने सर स्टार्टअप्स का बताया, ऑलमोस्ट डबल टारगेट के, डबल उन्होंने काम करके दिया है। ये सारी चीजें सर, आपने शुरुआत की कि दरअसल ये विचार की सेना को मॉडर्नाइज किया जाए और इक्विप किया जाए, ये कारगिल युद्ध के बाद आया। कारगिल युद्ध का समय काल सर 1999 है। 1999 के बाद 10 साल हमारे देश में एक सरकार रही। ये सारा कुछ ठीक है, ये सारा कुछ आपने जितना बताया कैलेंडर 2014 के बाद का दिखाई दे रहा है। सर, क्या पिछले 10 सालों में इतना कुछ नहीं हो पाया? क्योंकि समाचार माध्यमों से ही हम सबने जाना, देश ने जाना कि 2014 में जब इस तरह की भी बातें आई कि जब सरकार आई तो ये हुआ कि साहब सेना के पास इतने कम रिसोर्सेज हैं कि 18-20 दिनों के ही अगर संयोग से कोई लड़ाई हो जाए तो सारी चीजें हैं। तो ये स्थिति क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी थी सेना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये मैं नहीं बोलूंगा कि 1999 के बाद कुछ नहीं हुआ। एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया, बिकॉज हमने देखा कि हमारी इंटेलिजेंस कमजोर थी, तो एक अलग से एक हमको इसको डिफेंस एजेंसी, हमको इंटेलिजेंस की चाहिए थी। एक हमने एनटीआरओ बनाया। ये जी। एक हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा आपका जो आपका कम्युनिकेशन है और आपका इसको मॉनिटर अपना करता है, यू स्पेस के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए, इसको साइबर का भी इसको रोल दिया गया था। तो ये दो मेन ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये मानता हूं कि 2014 से पहले आई। बट मेजर मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। हमने चाइना को अपना मेन एडवर्सरी हमने समझा नहीं। ये हमको
रियलाइजेशन हमको आना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टडी रिपोर्ट्स थी जो गवर्नमेंट को पेश की गई, जिसमें इसको ये बताया गया था कि हमको पाकिस्तान से डर नहीं, हमको चाइना से डरना चाहिए। और इसीलिए चाइना बॉर्डर पर आप देखते हैं कि हमारी खास फौजें वहां पे डिप्लॉयड नहीं थी। एक हमारे पास 14 कोर थी वहां पे, और एक हमारे पास 3 कोर थी। तो ये दो कोर्स इतनी पूरे 3000 400 प्लस का जो बॉर्डर है, 3400 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, उसको अगर आपने सर्विलेंस में रखना है तो आपको ट्रुप्स चाहिए, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, आपको वहां पे जवान चाहिए जो सारे डोमिनेटिंग हाइट्स में बैठ के चाइना के अंदर देख सके। अब आपके पास ये नहीं था, तो आपने फौज ने गवर्नमेंट को बोला उस टाइम पे कि हमको एक नई कोर चाहिए, इसका नाम रखा गया 17 कोर। वो हमने एक प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट को कि चाइना बॉर्डर पर देखिए, चाइना बॉर्डर एक तो आपका ईस्ट साइड में है, और एक आपका सेंट्रल है जिसमें उत्तराखंड वगैरह आ जाता है, और एक आपका वेस्ट में चला जाता है, जहां पे अरुणाचल वगैरह ये सारे इसको देश आ जाते हैं, या ये स्टेट्स आ जाते हैं। तो अगर हम जी। इस बॉर्डर को अगर हम देखें तो ये 17 कोर का बजटरी सैंक्शन हमको मिल नहीं पाया, और 17 कोर का ऑन पेपर तो गठन किया गया, पर उसकी इतना उसको कमजोर बना के रखा गया। मींस वहां पे आपने इक्विपमेंट नहीं दी, आपने टैंक्स नहीं दिए, आपने गन्स नहीं दी, आपने उसको लॉजिस्टिक्स नहीं दिया, तो वो एक नाम की कोर बन के रह गई थी। और फौज ने बार बार गवर्नमेंट को बोला कि आप इसके लिए बजटरी एलोकेशन करें। तो जी। उस टाइम पे आपको याद होगा, ए के एंथनी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा पैसे उसने पेड़ों पर नहीं उगते। नहीं, उसने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम अपने बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, और अगर हम चाइना की तरफ अगर हम हाँ, अपने रोड्स डेवलप करेंगे, तो वो वो आज चाइना की इस्तेमाल कर मदद लेंगे। करेगा हमारे अंदर आने के लिए। तो एक नेगेटिव सोच थी कि आप चाइना को अलाउ कर रहे हैं अंदर आने के लिए, कैसे अलाउ करेंगे? आप अपने फौज को मजबूत बनाएं। आप इसको सोच कैसे सकते हैं कि चाइना अंदर आएगा? और इसलिए आप बॉर्डर रोड्स को आपने पैसा नहीं दिया। तो अब देखिए, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आज आपने पैसा दे दिया और कल आपकी रोड बन गई। आप अगर माउंटेन्स में जाओ, आप देखोगे कि कितना वहां पे मुश्किल है एक रोड को, एक पास को बनाना। कई साल लग जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वहां पे आपकी वेदर, आपकी कंडीशंस ऐसी हैं, वहां पे स्नो आएगा, बारिश आएगी, आपके ब्लिजर्ड्स आएंगी, आपकी हवाएं चलेंगी, आपके लैंडस्लाइड्स आएंगे, आपके एवलांचेस आएंगे। तो आप इस ऑल्टीट्यूड में अगर आप रोड बना रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, ये हर एक आदमी नहीं कर सकता है। और वो भी 14,000 फीट पे आपके लेबर काम कर रहे हैं, आपके मजदूर काम कर रहे हैं, आपके लोग काम कर रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि 14,000 फीट में ऑक्सीजन की कितनी कमी होती है, और बिल्कुल सर। किस तरीके से आदमी वहां पे काम कर सकता है। तो ये सोच का है। देखिए, जो गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, और वो बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, और इसीलिए 17 कोर हम रेज नहीं कर सकते हैं, फिर उसका भुगतान जो होता है वो आज हम देख रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल अब सर। चाइना आके बैठ गया, और हमको पता भी नहीं चला कि चाइना की इतनी फौज पहुंच चुकी थी और उस एरियाज में आ गई थी जो डिस्प्यूटेड एरिया था। आज वो जाने का नाम नहीं ले रहा वहां से। 1,000 से ऊपर किलोमीटर उसने डिस्प्यूटेड एरिया में आके उसको
गांव बसा लिए हैं, वहां पे 100 गांव बस गए हैं। अब वो बोलता है कि ये हमारा एरिया है क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप, ये बहुत पेचीदा मामला है, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है, डिफेंस का मामला है, इस सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए बिल्कुल सर। बहुत एक लेसन है हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, कि आप अपनी फौज को मजबूत बनाएं, अपनी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। जितना आपके पास पैसा अवेलेबल है देश में, आपको फौज को देना चाहिए। आज हमारा जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 1.6 या 1.7% डिफेंस पे आप खर्च कर रहे हैं। आपको इसको बढ़ाने की जरूरत है आने वाले वक्त में, जब हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा फौज का जीडीपी भी बढ़ेगा। और अभी जो हमको क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है, देखिए हम तो अभी लैंड वॉरफेयर की बात करते हैं। अभी आप इंडियन ओशन में चले जाइए, आपको अपनी मैरिटाइम फोर्सेस के लिए, नेवी के लिए आपको न्यूक्लियर सबमरीन देनी है। हमारे पास यू ना के बराबर है न्यूक्लियर सबमरीन। और आपने एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमको चाहिए। अगर हमने आपको ओशन में, हमने हमने आपको डीप अगर हमने जाना है और दूर से ही दुश्मन को हमने वार करना है और उसको पास नहीं आने देना है, तो इसके लिए हमको अपनी ब्लू वाटर नेवी को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, बिल्कुल सर। जो भी हमारी डेफिशिएंसीज है, हमारे एयरफोर्स स्क्वाड्रंस में आज 11 स्क्वाड्रंस की डेफिशिएंसी है, और 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, और हमारे पास 30-31 स्क्वाड्रन है आज। इस डेफिशिएंसी को भी पूरा करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमने अभी रफेज लिए, अभी आप तेजस मार्क टू का 83 का इसका ऑर्डर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लेस कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे। और हम मिग 29 रशिया से ले रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 5-7 साल में हम 6 से 7 स्क्वाड्रंस की अपनी डेफिशिएंसी कम कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली कदम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को गेयर अप करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हमको एक्सपोर्ट टारगेट दिया है 50,000 करोड़ एवरी ईयर। तो अभी हमने हम्म। 21,000 करोड़ इस साल में अभी तक हमने एक्सपोर्ट किया है। अभी हमको काफी लंबा जाना है इसमें, अपनी इंडस्ट्री को हमने मजबूत करना है। अभी अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आप देख रहे हैं अदानी आ गया है, जी। रिलायंस ऑलरेडी है, टाटा भी है हमारे पास, और भी हमारे पास भारत फोर्ज करके है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, महिंद्रा डिफेंस है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आज हाथ मिला रही हैं फौज के साथ और डीआरडीओ के साथ और हमारी डिफेंस पीएसयूज के साथ, अपने देश को मजबूत करने के। बिल्कुल सर। और जब आपने ये कहा कि वाकई ये चिंताजनक बात है सर कि हमारी लिस्ट में चीन नहीं था, हमारी चिंताओं में चीन नहीं था। और उसकी वजह शायद यही वो कारण रहा कि हमने जो है 1962 जो इंडो चाइना हमारी लड़ाई हुई उस समय, अब मैं उसको बहुत ज्यादा राजनीतिक आपसे नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस देश के आवाम को, इस देश की जनता को यह भी पता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमें तो फौजों की ही जरूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि सर 60 के दशक से लेके और 2014 के पहले तक ये चीजें सोची ही नहीं गई, कोई सीख नहीं लिया कि चीन हमारे को भाई पाकिस्तान से तो जितने बार हम वार में एंगेज हुए हमने उनको सबक सिखाया, लेकिन चीन के साथ हमारा एक बुरा अनुभव था सर। आखिर क्या वजह आप देखते हैं कि चीन को प्राथमिकता में नहीं रखा गया, जबकि वह हमारा ऐसा शत्रु देश है जिससे हम टेक्निकली पराजित हुए। ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, एक लाइन में, एक शब्द में आपको मैं इसका आंसर दे दिया। इट इज लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। आपको अपने दुश्मन को समझना चाहिए, अपने दुश्मन को जानना चाहिए, अपने दुश्मन की इंटेंशन को आपको देखना चाहिए, और आपने फिर उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। आज एक जगह तो आप हिंदी चीनी भाई भाई करते थे, और वहां पे आपको एक्सपीरियंस था 1962 में क्या हुआ। फिर उसके बाद में भी 67 में भी एक्सपीरियंस हुआ, जब नथुला पे जब हमने
इसको मारा था, इनको अच्छी तरीके से हमने ठोका था चाइनीज को। फिर उसके बाद हमने एक और अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एक इंस्टेबिलिटी है चाइना के साथ, बार बार चाइना अंदर घुस के आता था, हमारे जवानों पे पथराव होते थे, लाठियों से लड़ाई होती थी। तो इस टाइप की इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेड है अविनाश जी। ये एक बिल्कुल साल सर। में 100-150 ऐसे इंसिडेंट्स होते थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो जब आप ये देख रहे हैं कि पिछले 10, 15, 20 साल से ऐसी सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और आप चाइना का भी देख रहे हैं कि वो अपनी मिलिट्री को कैसे तैयार कर रहा है। वो अपनी मिलिट्री को क्यों तैयार कर रहा है, मुझे आप बताइए। वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश क्यों कर रहा है? बिकॉज वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है युद्ध के लिए। एक टाइम बिल्कुल सर। आएगा अविनाश जी, मैं आपके चैनल पे आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया और चाइना का युद्ध होके रहेगा। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और मैं ये बात आपको हवा में नहीं कह रहा हूं। जिस हिसाब से चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है बॉर्डर पर, जिस हिसाब से वो अपने मिसाइल बेसिस बना रहा है, जिस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, जिस हिसाब से वो अपनी साइबर और स्पेस को मजबूत कर रहा है, जिस हिसाब से वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तैयारी कर रहा है, अपनी रॉकेट फोर्स बना ली है उसने, एक इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स उसने बना ली है, एक साइबर स्पेस सपोर्ट फोर्स बना ली है, एक स्पेस सपोर्ट फोर्स बना ली है। वो ये क्यों कर रहा है? और ये सारी जितनी भी फोर्सेस जो नई बन रही है चाइना में, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है जी जिनपिंग को, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ के अंडर भी नहीं है ये डायरेक्टली उस लीडर के अंडर है, तानाशाह जिसको मैं बोलता हूँ, इज अ डिक्टेटर। तो उसके अंडर रिपोर्ट करती है, बिकॉज जी जिनपिंग किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, और अपने चुने हुए लोग उसने लगाए हैं इन फोर्सेस में, और ये बार बार चेंज करता रहता है लोग। अभी हाल ही में इसने अपना डिफेंस इसको मिनिस्टर को चेंज किया है, इसने आर्मी चीफ को चेंज किया है, इसने अपने आर्मी सर। कमांडर्स को चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। और अगर जो हमारे डिफेंस थिंकर्स और हमारे स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं कि आप चाइना को चुप कर पाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। बिकॉज अगर बिल्कुल सर। और चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो हमको भी अपने आप को मजबूत करना है उसका मुकाबला करने के लिए। और कहीं पर भी अभी ढील नहीं होनी चाहिए। अभी हम एक रोड मैप बिल्कुल। पे निकल चुके हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, और आने वाले वक्त में जो भी गवर्नमेंट आए, उस गवर्नमेंट को इस चीज को रोकना नहीं है, इसको मोमेंटम देना है, और तेजी देनी है, और इसको आगे लेके जाना है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि आने वाला वक्त में आप एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपके चैनल में बताऊंगा। एक सर। चाइना और पाकिस्तान का कल्यूजन हो रहा है। एक अंग्रेजी वर्ड है कल्यूजन, इसका मतलब है हम्म। और ज्यादा गठबंधन। और अभी ये गिलगिट बल्किस्तान में हमको दिखाई दे रहा है, हमको काराकोरम हाईवे में दिखाई दे रहा है, और ये जो सीपेक है, ये हमको ग्वादर पोर्ट में दिखाई देगा बहुत ही जल्दी। बिकॉज ग्वादर पोर्ट आप देखेंगे एक चाइना का मिलिट्री बेस बन जाएगा, और वो हमारे इंडियन ओशन के बहुत पास बिल्कुल है, सर। बहुत ही पास है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में हमने अपनी नेवल फोर्सेस के ऊपर भी तवज्जो देना है, हमने उनको भी स्ट्रांग बनाना है। और ये जो कोल्यूजन है, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज इंडिया को होगा अपने बॉर्डर पे स्टेटस को मेंटेन करने का। बिल्कुल सर। ये जो स्टेटस को अगर हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, इसी में हमको अपनी मेहनत करनी है। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि आपने आज की लड़ाइयों में देख लिया कि आपका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका जो
जो आपका जो एयर से आपके ऊपर हमला होगा, जो आपके पास ड्रोन्स आपको हमला करेंगे, आपके मिसाइल्स आपके ऊपर हमला करेंगे, हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो इन सबको हवा में ही मार गिराए। आपने बिल्कुल, देखा कि इज़राइल का इतना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, अ, आपने इस देखा कि उनके पास एयर डोम सिस्टम था। आपने बिल्कुल। देखा उनके पास डेविड अभी स्लिंग ईरान था। वाला जी सर, आपने देखा उनके पास एरो 2 था, आपने देखा उनके पास एरो 3 था। वो सिस्टम्स आयरन डोम था। वो सिस्टम्स होने के बावजूद आपने देखा कि 7 से 10 मिसाइल्स टारगेट पे पहुंच गई। तो हम आज अगर हमको अपने देश को मजबूत करना है तो उसकी जो एयर डिफेंस की काबिलियत है, हमको उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जो S-400 है वो हमको नहीं बचा पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, S-400 काफी नहीं है हमारे लिए। हमको हमको और सिस्टम्स हमको लाने की जरूरत है और हमको देश में बनाने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि सर, दूसरा देश हमको नहीं देगा ये, और इसमें बिल्कुल सर, तो बहुत पैसा लगता है। तो हमको ये अपनी टेक्नोलॉजी से बनाना है। हमको काउंटर ड्रोन्स ड्रोन्स को गिराने के सिस्टम्स भी बनाने हैं, बिकॉज आगे वाली जो लड़ाई है वो इसी तरीके से लड़ी जाएगी। आपकी बिल्कुल सर। मॉडर्न पाकिस्तान या वॉरफेयर में इसी तरह से होना है। चाइना के बॉर्डर से अगर आपके पास 200 ड्रोन्स अगर आपको अटैक करते हैं तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। और हमारे पास इतनी मिसाइल्स नहीं है कि हम अपनी 200 मिसाइल्स लॉन्च कर दें। तो आप समझ सकते हैं ना कि उसमें कई ऐसे ड्रोन्स होंगे जो निकल जाएंगे, अंदर आ जाएंगे और अपना नुकसान कर देंगे इंडिया बिल्कुल, के टारगेट्स पे। जो भी कमांड कंट्रोल हमारे सेंटर्स है, हमारे लॉजिस्टिक सेंटर्स है, हमारे एम्युनिशन डंप है, वो एक्चुअली टारगेट्स बनेंगे। तो इसीलिए हमको अपना एयर डिफेंस हमको स्ट्रॉन्ग करना है, और जितने हमारा लॉजिस्टिक्स है हमको उसको अंडरग्राउंड लेके जाना है। जितने भी बिल्कुल सर। हमारे और एम्यूनिशन डंप्स है हुँ, हमने हुँ। उनको अंडरग्राउंड लेके जाना है, बिकॉज जब तक हम ये नहीं करेंगे हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। बिल्कुल सर, और आपने जो स्थिति बताई, जिस तरीके से हमारी प्रायोरिटी में चीन नहीं रहा, और एक समय सर इसी देश ने ये भी देखा है 90 के दशक में, जब यहाँ पर अस्थिर और अलग-अलग गठबंधनों वाली सरकार कुछ थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चल रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सर पाकिस्तान डेस्क नाम का डेस्क बंद कर दिया गया था। तो जब हम इतने ज़्यादा अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, और सर आपने जिस तरीके से बताया कि चीन के सामने हमारे क्या चैलेंजेस है। आपने बताया सर कि इतनी सारी ज़मीनें, ऐसा तो नहीं है अगर एक दिन में रोडें नहीं बनती, एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता वो हमारे बॉर्डर्स पे, तो एक दिन में कब्जा भी नहीं होता है। हमने कहीं प्रायोरिटी में ये रखा ही नहीं। सर, आज की बात को कंक्लूड करते हुए, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टाइज़ है उसका विस्तार इतना बड़ा है कि किसी एक बातचीत में उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता था कि आपके साथ मैं कश्मीर की तरफ चलूँ, जम्मू कश्मीर की तरफ चलूँ। लेकिन सर, आज की चर्चा का अंतिम बिंदु अगर आपसे पूछूँ, आपने बहुत क्लियरली बताया। आपने एक वर्ड में जो बताया ना कि ये हमारी सरकारों ने ऐसा क्यों किया, और सरकारें सर कभी सेना के तौर पे नहीं रहती। सेना अपना काम करती है, सरकार आती है, सरकार जाती है, क्योंकि सरकारों की तो मियाद ही सर 5 साल है, उनकी तो उम्र ही 5 साल है। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 साल के बाद वो सरकार रिपीट हो। ऐसे में सर, सेना के ऊपर जब राजनीतिक दल और नेता अविश्वास पैदा करते हैं, सेना के ऑपरेशंस पे अविश्वास पैदा करते हैं, सेना की स्ट्रैटेजीज़, उनकी प्लानिंग पे अविश्वास पैदा करते हैं, और केवल ऐसा वो अपनी क्षुद्र और सतही राजनीति के लिए करते हैं, क्या आपको लगता है कि सर आपका इतना विशाल अनुभव है, हमारे वो जो जवान जिनको जो बिल्कुल फ्रंट लाइन बॉर्डर पर खड़े हैं, जो 24 घंटे में 26 घंटे अपनी जान लड़ाते हैं देश के लिए, सर राजनेताओं को अपनी राजनीति के लिए इस तरह से सेना का अवमानना, सेना का अपमान, एक डिफेंस पर्सनल के रूप में, एक सीनियर डिफेंस पर्सनल के रूप में आपको आप कैसे देखते हैं इसको? अभिलाष जी, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कुछ लीडर्स को
सुनता हूँ कि वो फौज की एक तो सच्चाई पे शक करते हैं और फौज की बहादुरी पे शक करते हैं। और हम सब जानते हैं कि फौज को लास्ट बेस्टियन ऑफ डिफेंस बोलते हैं एक देश का। मीन्स जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं तो उस टाइम पे फौज ही आपको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी अगर आपने देखे, एक बार आपको याद होगा हरियाणा में एक एजिटेशन हुआ था और वहां पे आपने इसको देखा कि किस तरीके से पुलिस के हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और फौज आई थी। वहां पे सिरसा जी वाला सर। इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि फौज कहीं पर भी अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, आपका अर्थक्वेक आता है, एवलांच आता है, आपकी बाढ़ें आ जाती हैं, लोगों को बचाना पड़ता है। आपने सिक्किम में अभी देखा हाल ही में। तो फौज देश की मदद के लिए खड़ी रहती है। तो इसीलिए फौज को मैं एक अपील करता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कि फौज को अपने पॉलिटिकल स्लोगन्स में आप प्लीज शामिल मत करें। आप फौज का बिल्कुल जिक्र मत करें जब आप एक इलेक्शन कैंपेन में निकलते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो डिफेंस पॉलिसीज है, जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज है, आप उसके ऊपर टिप्पणी ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो या तो मीडिया के थ्रू या तो इक्का दुक्का आपको कोई इंफॉर्मेशन दे देता है जिसका ना तो सर होता है ना तो पैर होता है। गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको हर एक चीज बताए, बिकॉज कई ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो मीडिया के साथ और पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। और इसीलिए आप जब एक स्टेटमेंट देते हैं तो आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती है वो स्टेटमेंट देने के लिए, और इसीलिए बाद में आपको मुंह की खानी पड़ती है। और बिल्कुल सर। दूसरा है कि एक फौजी का मोराल भी आप अफेक्ट कर रहे हैं, एक जवान का मोराल भी आप इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे 18,000 फीट पे -30 डिग्री टेम्परेचर पे दिन हो या रात हो, वो आपकी लिए खड़ा है। और इसीलिए आप चैन की नींद अपने एयर कंडीशन रूम में सो सकते हैं। तो आप एटलीस्ट उसके लिए तो मत बोलिए। इसीलिए मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूँ ये चीजें। बिल्कुल सर। और हाँ, केवल हमारे सशस्त्र सेनाओं के जो हमारे वीर सैनिक हैं उन्हीं को नहीं, इस देश ने, इस देश की जनता ने, इस देश के समाज ने ये दिखाया है सर कि ये दुख उन्हें भी होता है, अमर्ष उन्हें भी होता है। और सर, भारत की सेना वो सेना है, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। ये सर हमेशा सम्मान में झुकता है और निश्चित रूप से आपके साथ मैं भी हाथ जोड़ के आपकी अपील में शामिल होता हूं कि कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन भारत की सेना के साथ आप इस तरह का अपमानजनक व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। सर, आज आपने समय दिया। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं सर कि जितना कुछ मैं जिज्ञासा लेके बैठा था उसको मैं समेट नहीं पाया हूं। संभवतः ये मेरी कमी रही होगी। लेकिन सर, आपसे इस निवेदन के साथ कि अगली बार, और अगली ही बार नहीं, बल्कि आप प्रारब्ध के इस मंच को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और आप जैसे लोगों से सुन के मुझे, मैं बताऊं आपको कि कैसा लग रहा है ये हमारे दर्शक ही बताएंगे। और दर्शकों, अब हम आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर के साथ प्रारब्ध के इस मंच पर आपकी तरफ से पूरे हक के साथ आशीर्वाद मांगेंगे, चर्चाओं का, और आपके लिए चर्चाएं लाते रहेंगे। ये आज प्रारंभिक चर्चा थी कोचर सर के साथ। तो इसी के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे प्रारब्ध के इस मंच को, प्रारब्ध के परिवार को समृद्ध किया अपने आशीर्वाद से।
और इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार किसी अन्य विषय पर और निश्चित रूप से आपके साथ हम भारत की रक्षा, भारत की रक्षा नीति इसी पर बात करेंगे। राजनीति जिसका काम है वो काम करे, लेकिन हाँ, जब जिन सरकारों ने आपने भी इंगित किया कि चाइना हमारे लिस्ट में नहीं था, किस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना की आधुनिकीकरण पर कोई बड़ा काम नहीं किया। हालांकि ये जरूरत कारगिल में महसूस की कर ली गई थी, काफी पहले कर ली गई थी। तो मुझे लगता है एक पूरा दशक हमने गंवा दिया। उम्मीद, अच्छी उम्मीद आपने बताई, सारा कुछ विस्तार से बताया कि अब कम से कम पिछले 10 सालों से भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने सेना के आधुनिकीकरण पे और इतने बहुआयामी जो आधुनिकीकरण है, हालांकि उसको भी बदनाम किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन को भी कितना बदनाम किया जाता है सर, आगे फिर इस पर बात करेंगे। सर, इसी उम्मीद के साथ प्रारब्ध और प्रारब्ध के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्रणाम सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश जी। और मुझे ये मेरा पहली बार आपने अपने मंच पे मुझे बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा है, गर्व महसूस होता है। और मैं आभारी हूँ प्रबंध का, और आपका जो ये एक आपने मुहिम चला रखी है अपने व्यूअर्स को और अपने यूथ को और ज्यादा जानकारी देने के लिए और सच्ची जानकारी देने के लिए। और इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि हम जुड़े रहेंगे, और भी कोई इम्पोर्टेंट विषय आते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपको प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दर्शकों, इसी के साथ आप थे डॉक्टर राजन कोचर, मेजर जनरल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आपसे हमने बात किया भारत की बदलती रक्षा नीति पर। तो आज की इस चर्चा के लिए सर को एक बार फिर धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।